बीजेपी पर उद्धव ठाकरे का जबरदस्त वार, कहा उनका हिंदुत्व अवसरवादी और सिर्फ सत्ता के लिए। जिंकला तर माझाही वापर करून शिवसेनेचाही वापर करून तुम्ही जिंकलात असं आम्ही म्हणू शकतो. कशाला पाहिजे होतो मी तिकडे? कोण आहे मी असा की अर्ज भरायला माझी तिकडे उपस्थिती पाहिजे होती? आग्रह करून करून मला बोलवलं होतं आणि मी गेलो होतो. पण जिंकल्यानंतर उद्धव सरकार के मंत्री एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा, बीजेपी से गठबंधन करने वाली पार्टियां धीरे धीरे खत्म। किसी का धर्म अपने गर्व करना अच्छा, लेकिन दूसरे से घृणा बुरा। देवेंद्र फडणवीस का उद्धव के बयान पर पलटवार, बोले शिवसेना का हिंदुत्व कागजी, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खाई राम मंदिर के लिए गोली और लाठी। गोवा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को झटका, पूर्व सीएम दयानंद नार्वेकर ने दिया इस्तीफा। मुंबई में घट रहा है कोरोना, 24 घंटे में 1857 मरीज, 11 की मौत। महाराष्ट्र में कम हुए कोरोना केस, 24 घंटे में 28,286 केस, 86 ओमिक्रॉन के केस। शरद पवार कोरोना पॉजिटिव, कहा चिंता की बात नहीं, कर रहा हूं आराम। गोवा में कोरोना में कमी, 24 घंटे में 1387 केस, 5 की मौत। महाराष्ट्र में खुल जाएंगे स्कूल, कई जिलों ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए अभी बंद रखे हैं स्कूल। कांग्रेस ने सीएम उद्धव ठाकरे से अपील की, रोकी जाए फिल्म मैंने गांधी को क्यों मारा की रिलीज, 30 जनवरी को होनी है रिलीज। फिल्म में एनसीपी सांसद अमोल कोल्हे ने किया है नाथुराम गोडसे का रोल, जिसके लिए उन्हें होना पड़ेगा आलोचनाओं का शिकार। महाराष्ट्र में पिछले 11 महीनों में करीब 2500 किसानों ने आत्महत्या की, एक आरटीआई में जानकारी। मुंबई में एनसीबी ने बरामद की 115 किलो नशीली दवाएं, 2 गिरफ्तार। मुंबई में नारकोटिक्स सेल ने माहौल से गिरफ्तार किया ड्रग पेडलर, 120 ग्राम एमडी बरामद। महाराष्ट्र के वाशिम में 2 करोड़ का प्रतिबंधित गुटखा बरामद, 2 गिरफ्तार। नागपुर में बीजेपी की महिला मोर्चा का विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस अध्यक्ष के बयान को लेकर नाराज। नवी मुंबई में वाशी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवान ने बचाई यात्री की जान, गिर गया था। तारदेव की बिल्डिंग में लगी आग में घायल एक और शख्स की मौत, शनिवार को लगी थी आग। आग से घायल 12 का चल रहा है भाटिया अस्पताल में इलाज, 6 की स्थिति गंभीर। कल्याण में पुलिस के हत्थे चढ़ा मोस्ट वांटेड आरोपी मुस्तफा जाफर, 24 मामले सुलझे। महाराष्ट्र में 10वीं 12वीं के छात्रों से अतिरिक्त परीक्षा शुल्क वसूल कर रसीद नहीं देने का मामला, स्कूलों पर कार्रवाई का निर्देश। 1545 पॉइंट्स गिरकर 57,491 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 468 गिरावट के साथ निफ्टी बंद। गो फर्स्ट एयरलाइंस ने गणतंत्र दिवस पर स्पेशल ऑफर दिया, अब टिकट मिलेगा 926 रुपए का। कॉटन के दाम में भारी तेजी से, महीनों कपड़े में होंगे महंगे, 10% से ज्यादा होगी बढ़ोतरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बयान से बीजेपी गुस्सा हो गई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनका मानना है कि शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर 25 साल बर्बाद कर दिए। बीजेपी ने सत्ता पाने के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल किया और हमारे कारण से महाराष्ट्र में जगह बनाई, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि जब शिवसेना बीजेपी के साथ थी तब वो महाराष्ट्र की नंबर 1 पार्टी रही, अभी नंबर 4 पे चले गई। यूपी चुनाव में बीजेपी विकास के साथ साथ हिंदुत्व के मुद्दे को अपना हथियार बना रही है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के हिंदुत्व को ही चुनौती दे डाली है। बाल ठाकरे की 96वीं जयंती पर उद्धव ने ये कहकर चौंका दिया कि बीजेपी का हिंदुत्व महज सत्ता के लिए है। वहीं उन्होंने दो टूक कह दिया कि हमने बीजेपी के साथ ताल मिलकर 25 साल बर्बाद कर डाले। माझाही वापर करून शिवसेनेचाही वापर करून तुम्ही जिंकलात असं आम्ही म्हणू शकतो. कशाला पाहिजे होतो मी तिकडे? कोण आहे मी असा
की अर्ज भरायला माझी तिकडे उपस्थिती पाहिजे होती. आग्रह करून करून मला बोलवलं होतं आणि मी गेलो होतो. पण जिंकल्यानंतर वापरा आणि फेकून द्या. आपल्याला नामशेष करायला गेले. हा हिंदुस्थान म्हणजे माझ्या मांडीखाली, माझ्या अंगठ्याखाली असला पाहिजे. आणि जसं इंग्रजांच्या वेळेला एक गुलामगिरीचं वातावरण देशात तयार झालं होतं, ते वातावरण तयार करणं हे हिंदुत्व नाही. आणि हिंदुत्ववादी खरे हिंदू हे असं कदापि होऊ देणार नाही. जर आज आपण आणि सगळे देशातले नागरिक गप्प बसले तर पुन्हा एकदा कदाचित गुलामगिरी नशिबी येईल की काय, अशी परिस्थिती ही निर्माण होऊ शकते. मग आणीबाणीच्या आठवणी काढायच्या. आणीबाणीमध्ये जे सगळे विरोधात होते, आता तेच आणीबाणी सदृश्य परिस्थिती देशात निर्माण होते. इस बयान से बीजेपी जहां आग बबूला है तो वहीं शिवसेना एक कदम और आगे बढ़कर दावा कर रही है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद उत्तर भारत में शिवसेना की लहर थी। वो चाहती तो दिल्ली में उसका प्रधानमंत्री होता। वहीं बीजेपी कांग्रेस से हाथ मिलाने को लेकर शिवसेना को बाला साहेब का बयान याद दिला रही है। शिवसेनेचाही वापर करून तुम्ही जिंकलात असं आम्ही म्हणू शकतो. कशाला पाहिजे होतो मी तिकडे, कोण आहे मी असा की अर्ज भरायला माझी तिकडे उपस्थिती पाहिजे होती. आग्रह करून करून मला बोलवलं होतं आणि मी गेलो होतो. पण जिंकल्यानंतर वापरा आणि फेकून द्या. आपल्याला नामशेष करायला गेले. हा हिंदुस्थान म्हणजे माझ्या मांडीखाली, माझ्या अंगठ्याखाली असला पाहिजे. आणि जसं इंग्रजांच्या वेळेला एक गुलामगिरीचं वातावरण देशात तयार झालं होतं, ते वातावरण तयार करणं हे हिंदुत्व नाही. आणि हिंदुत्ववादी खरे हिंदू हे असं कदापि होऊ देणार नाही. स्वयं बाला साहब ने कहा था कि राजनीति में वे किसी भी हालात में और जीवन में कभी भी उनका दल कांग्रेस के साथ समझौता कतई नहीं करेगा। और दुर्भाग्य से ऐसे हालात उत्पन्न होते हैं तो वे शिवसेना दल को ताला लगाना पसंद करेंगे, पर कतई कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। क्या वर्तमान में शिवसेना उनके विचारों पर चल रही है? उनको याद दिलाना चाहता हूं क्योंकि सिलेक्टिव मेमोरी है। उनकी पार्टी का जब जन्म भी नहीं हुआ था उससे पहले मुंबई में बीजेपी का कॉर्पोरेटर था। बीजेपी में विधायक चुनकर आए और इतना ही नहीं तो 1984 में शिवसेना के सांसद के उम्मीदवार, लोकसभा के उम्मीदवार बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े। बीजेपी के हिंदुत्व पर राहुल गांधी ने भी सवाल उठाया है, मगर कई बार उनके साथ ही तमाम विपक्षी नेता मंदिर मंदिर जाकर बीजेपी के रंग में भी रंगते दिखे। जब यूपी चुनाव में हिंदू मुसलमान का शोर चरम पर है, तब शिवसेना ने उसके हिंदुत्व पर सवाल उठाकर उसे मुश्किल में डालने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना पर करारी चोट करते हुए कहा कि शिवसेना का हिंदुत्व कागजी है। राम मंदिर के लिए बीजेपी के लोगों ने लाठियां खाई, गोलियां खाई, उनके हमले का जवाब दिया। शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत ने पलटवार किया है। शिवसेना अपने फर्ज से हिसाब इतिहास याद रखती है और सिलेक्टिव इतिहास याद रखती है। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि शिवसेना का जन्म होने के पहले से ही मुंबई में भाजपा के विधायक थे। शिवसेना का जन्म भाजपा का जन्म से पहले हुआ है, उनको याद नहीं। और विधायक नहीं थे, कॉर्पोरेटर्स थे, वो बोल रहे थे कुछ। उनको भी थोड़ा इतिहास का ज्ञान लेना पड़ेगा। देवेंद्र जी मुंबई में कब आए, महाराष्ट्र की राजनीति में कब आए? वो नागपुर में राजनीति करते थे। उनके पिताजी एमएलसी थे, मुझे याद है, संघ परिवार से जुड़े हुए थे। लेकिन शिवसेना 50 साल पूरे कर चुकी है और भारतीय जनता पार्टी का जन्म जनता पार्टी के बाद हुआ है। जनता पार्टी का पूरा खात्मा होने के बाद, जनता पार्टी टूटने के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी बनी है। उससे पहले शिवसेना थी। अब शिवसेना के विधायक कब थे आपको पता है? वामनराव माडिक, प्रमोद नवलकर गिरगांव से हमारे चुनकर आते थे, छगन भुजबल जी आते थे यहाँ, रमेश प्रभु आ गए वहां। हमारे विधायक ठीक है बड़ी संख्या में नहीं होंगे, लेकिन हम चुनाव लड़ते थे, विधानसभा हो लोकसभा हो, हम चुनाव लड़ते थे और हमारे लोग चुनकर आते थे। ये इतिहास है। शिवसेना के स्थापना के तुरंत बाद हम परळ की विधानसभा जीत गए थे, गिरगांव जीत गए थे, माझगांव बाद में जीत गए थे। ये तो
शिवसेना और हमारे मेयर तो शिवसेना का पहले मेयर तो 1971 हेमचंद्र गुप्ते, आप देखें ना सभी मुंबई के मेयर जो है वो शिवसेना के रहे। शिवसेना ने पहला चुनाव भी भाजपा के चुनाव चिन्ह पर लड़ा था। नहीं, वो लोकसभा की बात करते थे, मैं देख रहा था लोकसभा की। देखिए उस वक्त शिवसेना के पास हमारा कोई चिन्ह नहीं था, हम अलग अलग चिन्ह पर लड़ते थे, निशानी हमारे अलग। वो एक टेक्निकल बात थी, वो एक टेक्निकल बात थी। उस वक्त बीजेपी भी इतनी बड़ी नहीं थी और हम भी नहीं थे, एक दूसरे के गले में हाथ डालकर हम घूमते थे, सबको मालूम है। तो अब ये पुराना इतिहास देखिए, अब दिल्ली में इतिहास बदलने की एक तैयारी चल रही है, सब कुछ बदल रहे हैं। सब कुछ बदलना यानी पुराना तोड़ना खत्म करना नहीं, पुराना इतिहास रहेगा। देवेंद्र जी नरेंद्र जी के नक्शे कदम पर अगर चल रहे हैं, लेकिन हमारा इतिहास कोई मिटा नहीं सकता इस महाराष्ट्र में, मुंबई में, देश में। उनका कहना यह भी है कि जिस तरह से कल उद्धव ठाकरे ने बात कही कि शिवसेना युति में सड़ी है पिछले 25 सालों में, उस बात पर वो कायम है। तो देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे हैं कि अगर उस वक्त शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे युति के नेता थे तो क्या आप उन्हीं के निर्णय पर सवाल उठा रहे? देखो, ये उद्धव जी ने ये बात पहली बार नहीं कही है, आपको पता होगा। उद्धव जी ने ये बात पहले भी बहुत बार कही है। जब हमारा अलायंस था बीजेपी के साथ, हम अलायंस में थे, हम युति में थे, उस वक्त भी उद्धव जी ने गोरेगांव की एक सभा में ये बात कही थी, आपको याद होगा। और देवेंद्र जी शायद भूल गए होंगे, भूलने की बीमारी है उनको, शायद लगता है अभी, लेकिन फ्रस्ट्रेशन में ये भूलने की बीमारी लगती है सबको। तो मुझे लगता है कि ये बात उद्धव जी ने देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री थे उस वक्त भी कही थी। वो कह रहे कि 2012 तक तो अलायंस के नेता तो बाला साहब ठाकरे थे, तो क्या उन्हीं के निर्णय पर सवाल है ये? देखो, बाला साहब ठाकरे जी उस वक्त भी हमसे क्या कहते थे, क्या बोलते थे, ये बात मैं सार्वजनिक नहीं करूंगा। हम लोग आज भी एक रिस्पेक्ट रखते हैं। देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे हैं कि सिर्फ शिवसैनिक नहीं थे वहां पर, जो गोलियां खाई थी, लाठियां खाई थी, वो कारसेवकों ने खाई थी। और जिस तरह से शिवसेना देश भर में प्रसार करने की बात कर रही थी, उन्हें तो पहले ही झटका लग चुका था। 93 के बाद में जो चुनाव लड़े थे उसमें भी आपको करारी हार। चुनाव लड़ना और चुनाव हारना और चुनाव जीतना ये कोई सर्टिफिकेट नहीं होता हिंदुत्व का। होता है क्या? नहीं। अब वीर सावरकर थे, हिंदुत्व के सबसे बड़े पुरुष थे, उनकी हिंदू महासभा थी। चुनाव की राजनीति में वो अपनी पकड़ नहीं जमा पाए, लेकिन फिर भी वीर सावरकर और उनका हिंदुत्व, उनका तेज कायम है। अभी लखनऊ, यूपी में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, ये इतिहास क्यों निकाल रहे हैं देवेंद्र जी हमारे? हमें मालूम है क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। हम भी इतिहास के गवाह हैं, साक्षीदार हैं, हमें मालूम है। बाबरी में अगर हमारा कोई योगदान नहीं था तो बाला साहब ठाकरे जी सीबीआई कोर्ट के सामने क्यों गए थे? हमको भी क्यों बुलाया था? हमारे बहुत से नेताओं को क्यों बुलाया था वहां? मुंबई और महाराष्ट्र में आज से पहली से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोल दिए गए। सरकार ने स्कूल खोलने की आज्ञा दी। हर जगह कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने निर्णय लिया। रात की ये बात है कि पिछले 24 घंटों में मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में कमी आई है। मुंबई के धारावी स्थित इस सरकारी स्कूल में एंट्री करने पर पहले सारे बच्चों का टेम्परेचर चेक किया गया, फिर उनका स्वागत आरती उतारकर और टीका लगाकर किया गया। मुंबई के स्कूलों में कोरोना प्रोटोकॉल और सेफ्टी को लेकर बीएमसी सतर्क है और ओमिक्रॉन के खतरे को ध्यान में रखते हुए उसी तरह तैयारियां भी की गई हैं। क्लासरूम में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया है। एक सीट पर एक ही बच्चे को बैठने की अनुमति है। स्कूल अब 2 या फिर 3 शिफ्ट में चलेंगे और बच्चों को टिफिन लाने की अनुमति नहीं है। स्कूल्स को जो है शिफ्ट में चलाया जा रहा है। 3 शिफ्ट जो है वो रखी गई है, जिससे भीड़ ना बढ़े और बच्चे जो हैं सेफ रह पाएं और जल्द से जल्द जो है लोग स्कूल तक पहुंच रहे हैं, बच्चे स्कूल तक आ रहे हैं। और साथ ही ये रूल्स भी बनाए गए हैं कि जो बच्चे हैं वो अपना टिफिन नहीं ला सकते हैं, क्योंकि अगर बच्चे टिफिन शेयर करेंगे, कोई एक भी संक्रमित हो गया तो सब लोग संक्रमण फैलने का खतरा रह सकता है। ऐसे में ये सारे नियमों के साथ आज से फिर एक बार स्कूल को खोल दिया गया है और बच्चों में हर्ष और उल्लास देखा जा रहा है।
कोविड के खतरे को देखते हुए बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे। स्कूल खुलने के बाद बच्चों में काफी उत्साह दिखा और उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की। टिफिन बॉक्स लाने को मना किया गया है क्योंकि हमारा 2 घंटे का स्कूल है, तो खाने के लिए अगर सब बच्चों को चाहिए तो थोड़ा बहुत तो ला सकते हैं, बिस्किट वेफर्स वगैरह। स्कूल चालू हो गया, मेरे को अच्छा लग रहा है स्कूल में आने के लिए। और मेरे को लॉकडाउन में अच्छा नहीं लगता था, ऑनलाइन में भी मजा नहीं आता था, स्कूल में अच्छा लगता है। स्कूल चालू हो गया तो मेरे लिए बहुत खुशी है। बीएमसी ने अभिभावकों से कहा है कि अगर बच्चों को सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार हो तो उन्हें स्कूल ना भेजें। ऐसे बच्चों को स्कूल में एंट्री नहीं दी जाएगी। 8 से 10 में एक शिफ्ट है और अगर जिस क्लास में बच्चे 15 से ज्यादा है, 20 से ज्यादा है तो उनको सेकंड शिफ्ट में मतलब 10:30 के 12:30 के बीच में बुलाया जाने वाला है। ये मॉर्निंग शिफ्ट का है, वैसे आफ्टरनून में होगा 1 से 3 बजे तक और उसके बाद का दूसरा शिफ्ट होगा। 2 शिफ्ट में बच्चे को बुलाएंगे, एक बेंच पर एक ही बच्चा बैठेगा और उसी तरह सारी सुविधाएं उनके लिए जो भी है कि हैंड वॉश होगा, साबुन होगा, वैसे सारी सुविधाएं रखी गई है। बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए अभिभावकों की सहमति जरूरी है। जो माता पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते, उन बच्चों के लिए स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। नांदेड़ जिले में प्रशासन ने फैसला किया है कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए अभी 8वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों को ही स्कूल बुलाया जाएगा। 1ली से लेकर 7वीं कक्षा के बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। जो बच्चे आज स्कूल पहुंचे वो काफी उत्साहित थे। हमारी स्कूल इतने दिन ऑनलाइन थी तो ऑनलाइन स्कूल उतना मजा नहीं आता जितना ऑफलाइन स्कूल में आता है। तो ऑफलाइन स्कूल चालू करके शासन ने बहुत अच्छा किया। जबकि अमरावती में कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए 1 फरवरी के बाद ही स्कूल खोलने पर प्रशासन विचार करेगा। अकोला शहर में भी 1 फरवरी से स्कूल खुलेंगे, जबकि अकोला के ग्रामीण इलाकों में स्कूल आज से शुरू हो गए। महाराष्ट्र में कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने खूब कहर बरपाया था। स्कूल भी लंबे समय तक बंद रहे। मुंबई में तो 1ली से 7वीं कक्षा के बच्चों के लिए दिसंबर में पहली बार स्कूल खुले थे, पर इससे पहले कि बच्चों की पढ़ाई पटरी पर आती, स्कूल बंद करने पड़े। पूरे महाराष्ट्र में जनवरी के पहले हफ्ते में ओमिक्रॉन संक्रमण के खतरे को देखते हुए स्कूल बंद कर दिए गए थे, पर तीसरे हफ्ते के आते आते कोरोना कंट्रोल में आता दिखाई दिख रहा है, जिसके मद्देनजर सरकार ने पिछले हफ्ते ही 24 जनवरी से स्कूल खोलने का फैसला लिया। मुंबई में बीएमसी ने प्री प्राइमरी कक्षाओं के बच्चों के लिए भी स्कूल खोलने की इजाजत दे दी है। मुंबई से पारस दामा, नांदेड़ से कुंवरचंद मंडले और अकोला से धनंजय साबले के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस इतना ही।